नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप लोग सबको। मैं आज नेपाल और भारत का जो सीमाना में अभी अभी प्रॉब्लम आया है उसके विषय में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मेरे फेसबुक में इंडियन फ्रेंड्स है, भारतीय नागरिक मेरे फेसबुक में जुड़े हुए हैं, इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ ताकि वो लोग बाकी भारतीय नागरिक तक पहुंचा सकता है और समझ सकता है हमारा फीलिंग्स क्या है, नेपाली का तरफ से हमारा भावना क्या है, हम क्या सोचता है इंडिया के ऊपर, और इंडिया हम लोग को क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या सोच रहा है, इंडियन मीडिया क्या क्या कर रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करना जा रहा हूँ। तो आप लोग साथ देंगे ये उम्मीद करता हूँ। अभी भारत में जो सीमा में वो तिब्बत का मानसरोवर तक पहुंचने का मोटर रोड बनाया, उसका उद्घाटन किया, उसके बाद नेपाल में भी उसका विरोध का आवाज़ उठ रहा है। ये बॉर्डर के लिए क्यों ऐसा झगड़ा चल रहा है और पहले से भी ये विवादित क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाह रहा हूँ। जब भारत में ब्रिटिश इंडिया का शासन था उस टाइम तक नेपाल का भूभाग बहुत बड़ा था। भारत का अभी कितने जगह भारत में है अभी, वो टाइम वो नेपाल में था। जैसे कि गोरखपुर, देहरादून, गढ़वाल से लेकर हिमाचल तक नेपाल का भूभाग था, उसको ग्रेटर नेपाल बोलता था। जब ब्रिटिश इंडिया के साथ में नेपाल का वार हो गया, उस टाइम से लेके ये हुआ था 1816 में। उस टाइम में एक संधि हो गया, सुगौली नाम का एक जगह में ट्रीटी हो गया, संधि हो गया, उसको सुगौली संधि बोलता है। और अभी तक जो ब्रिटिश इंडिया ने नेपाल के साथ एग्रीमेंट किया था, संधि किया था, उसी को आधिकारिक माना जा रहा है। उसके अलावा दूसरे समय में, उसके बाद में इंडिया और नेपाल के तरफ से कोई भी ऐसे सीमाना के बारे में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वही आधिकारिक और अभी तक का प्रमाणित सीमाना है। वो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के तरफ से 1816 में हुए संधि में महाकाली, भारत की तरफ से काली नदी बोलता होगा, नेपाल में महाकाली बोलता है, वो रिवर है, रिवर के एक तरफ इंडिया है, दूसरा तरफ नेपाल है, ये बॉर्डर है बोल के वो टाइम में संधि हो गया, वो महाकाली संधि। इसलिए नेपाल का सीमाना महाकाली तक है बोल के हम जानता है, सत्य ये है। बाद में बहुत साल के बाद नेपाल का वो राज खानदान से आंतरिक कलह, कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी लोग आंदोलन करके नेपाल में आंतरिक कलह ज़्यादा होने के वजह से वो सीमाना के तरफ नेपाल ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जितना भारत ने दिया था। ये 1962 में चाइना और भारत का, इंडिया का जब वार हो गया, उस टाइम में वो इलाका से चाइनीज़ लोग प्रवेश आ रहा था वार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट नेपाल का किंग लेट महेंद्र को रिक्वेस्ट किया, अभी हमको चाइना से वार करने के लिए ये जगह का ज़रूरत हो गया, ये इलाका में हम जाना ज़रूरी हो गया, तो हमको अनुमति दीजिए, हम थोड़ा चाइना से मुकाबला करने के लिए ये जगह में रहेगा। वो टाइम से जो चाइना को वार करने के लिए इंडिया ने रिक्वेस्ट किया नेपाल का किंग महेंद्र को, उस टाइम में अनुमति दिया और वार हो गया। बाद में वो खलास होने के बाद जब वार ख़त्म हो गया तो इंडिया का ज़्यादा सेना उधर से वापस आया, लेकिन वो जो काला पानी है, काला पानी जगह में वो लोग कैंप खड़ा करके बैठा और बताया हमारा ये चाइना के बॉर्डर से इधर चाइनीज़ आने का संभावना रहता है, इसलिए थोड़ा टाइम और देखना होगा सेफ्टी के लिए, इसलिए इधर रहता है। तो उस टाइम से नेपाल में जो आंतरिक कलह, राजनीतिक खींचातानी, जो आंदोलन शुरू हो गया, आंतरिक कलह के वजह से नेपाल गवर्नमेंट उधर से कुछ भी एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है वो लोग जाएगा, भारत जाएगा, जब उधर से चाइना का प्रॉब्लम खलास होएगा, ख़त्म होएगा, वो लोग वापस जाएगा, ऐसा सोच के बैठा।
तो अभी तक काला पानी से भारतीय सेना रिटर्न नहीं गया, जो काली के नेपाल के तरफ से, महाकाली नदी के नेपाल के तरफ से है। बाद में बहुत साल के बाद चलते चलते क्या किया, भारत ने जो नेपाल के हिस्से में ज़मीन है वो महाकाली रिवर से एक थोड़ा ब्रांच बना दिया, वो क्रिएट किया, पानी थोड़ा नीचे खिंच के एक नाली बना के एक पॉन्ड बनाया, थोड़ा सा पॉन्ड बनाया, पॉन्ड से फिर पानी पास होने का जगह बनाया, वो नेपाल की तरफ गिरा दिया। तो बाद में आके महाकाली का बॉर्डर ये है, ये महाकाली है बोल के बताते रहा, अभी तक ऐसा बात करके आगे आ रहा है। तो नेपाल का और ब्रिटिश इंडिया का जो एग्रीमेंट हो गया था, जो रिवर है, जो बेस है, जो मूल नदी है, बड़ा नदी है, जो पहले फिक्स किया था अभी तक वही है, उसको नेपाल मानता है। भारत जो बाद में आके थोड़ा एक ब्रांच निकाल दिया नेपाल के तरफ से, और ये है बॉर्डर बोल के क्लाइम कर रहा है। तो नेपाल के पास वो इलाका में रहने वाले नेपाली का पूरा प्रूफ है, वो लोग नेपाल गवर्नमेंट को टैक्स भरता है, नेपाल का पॉपुलेशन काउंटिंग में वो लोग आता है, अभी भी नेपाली है, वो लोग के पास नेपाली डॉक्यूमेंट है। जो उधर से टैक्स कलेक्ट करता वो आदमी अभी तक जिंदा है, उसके साथ प्रमाण है ब्रिटिश इंडिया के, अभी ब्रिटिश के पास भी वो प्रूफ है, नेपाल के पास भी प्रूफ है। तो भारत ऐसे सच्चाई को छुपाने के लिए दूसरा बहाना कर रहा है, दूसरा बात कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है नेपाल को। जब भी नेपाल में प्रॉब्लम का जन्म होता है उस टाइम में भारत ने ऐसा एक्शन ले जाता है। इससे पहले भी जो काला पानी लिपुलेक लिम्पुयाधुरा का प्रॉब्लम है, उससे पहले भी नेपाल का जो ओपन बॉर्डर है उस तरफ हमेशा थोड़ा थोड़ा ज़मीन भारत के हिस्से में कर रहा है। जो नेपाली लोग है बॉर्डर साइड में, वो लोग बोलता है जो हमारा पिलर था भारत और नेपाल का बॉर्डर का पिलर, हर साल थोड़ा थोड़ा नेपाल के तरफ आ रहा है, चेंज हो रहा है। पहले इधर हमारा ज़मीन था, अभी वो लोग आके पिलर लगा दिया है। हमारा इधर घर था, वो लोग हमको भगा के इधर नेपाल की तरफ भगाया, ऐसा ऐसा बोल के हमेशा प्रॉब्लम आता है। अभी नेपाल में जो क्रांति हो गया, गणतंत्र स्थापना हो गया, नेपाल का जो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान निर्माण हो गया। उस टाइम में जो भारत से नेपाल जाके लंबे टाइम तक बिजनेस करके बैठ रहा है, जो नेपाल में जाके शादी करके उधर बैठा है, उधर इस्टेब्लिश हो गया है, बिजनेस व्यापार फैमिली है, वो लोग भी अभी नेपाली आइडेंटिटी मिला है, नेपाली बन गया है। वो संविधान निर्माण के जब हो गया, नया संविधान बन गया, उस टाइम में वो लोग संविधान के खिलाफ में था। वो लोग का कुछ डिमांड था, वो डिमांड नेपाल का जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है उन लोग ने फुलफिल नहीं किया। वो क्या था, नेपाल का अभी 7 स्टेट बनाया है। वो 7 स्टेट में वो लोग का मार्क था, जो भारत से नेपाल में जाके नेपाली होके बैठा है, ज़्यादातर वो लोग का डिमांड है ये। जो अधिकारी के पहले से पुराना नेपाली है, वो लोग का डिमांड नहीं था। तो वो लोग बोल रहे हैं नेपाल का 7 स्टेट में हमारा पूरा मधेश एक स्टेट होना चाहिए, बाकी 6 स्टेट पहाड़ में होना चाहिए, पहाड़ी लोग में जो मूल नेपाली है वो लोग के पास में होना चाहिए, ऐसा डिमांड कर रहा था। जो नेपाली लोग को ये एग्री नहीं है। दूसरा डिमांड था वो लोग का, हमारा भाषा हिंदी होना चाहिए, हमारा आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल भाषा, लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए, हम लोग हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में बोलेंगे। इवन पार्लियामेंट में भी वो लोग हिंदी में होना चाहिए बोल के आवाज़ उठा रहा है। पार्लियामेंट तक वो लोग है, वो लोग उधर भी हिंदी में भाषण करता है, हिंदी में बात करता है, जो कि कितना नेपाली नहीं समझता है, पहाड़िया वाला नेपाली नहीं समझता है। तो ये बात था। और दूसरा बात क्या है, वो लोग नेपाल का जितना भी हाई पोस्ट है, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, आर्मी चीफ का, ऐसा ऐसा हर पोस्ट में ये नेपाली, जो नया नेपाली है वो लोग का भी जाने का अधिकार होना चाहिए, रास्ता खुला होना चाहिए, ऐसा बोलता है। तो बात तो यहाँ तक क्या आया, मधेश एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, एक फ्री कंट्री होना चाहिए, ऐसा तक मांग किया। जब मोदी गया था एक बार नेपाल में, वो इलाका में, और नेपाल का प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली भी गया था, उस टाइम में वो लोग ने
ऐसा फ्लैग बनाया, इंडिया का बहुत बड़ा फ्लैग बनाया, नेपाल का बहुत छोटा। अभी मैं ये नेपाल का फ्लैग का टी शर्ट पहन रहा हूँ, इसका शेप कैसा है सब जानता है। विश्व का एक ही अलग शेप का फ्लैग है नेपाल का। नेपाल का, भारत का फ्लैग बहुत बड़ा बना दिया, नेपाल का फ्लैग बहुत छोटा बना दिया और उसका आकार भी ख़राब करके, और ये डोमिनेट करने के हिसाब से ऐसा बना के रख दिया था। उसका सारा नेपाली विरोध भी किया। और मोदी को एक चाबी, जो ताला खुलने वाला चाबी होता है, ये चाबी आपको हम सांकेतिक रूप में देता है कि आपका इधर अधिकार है। ऐसा ऐसा वो लोग का प्रोसेस था जो आम नेपाली स्वीकार नहीं कर सकता है। इस माने में वो लोग संविधान नहीं मानता था, हमारा मांग पूरा नहीं हो गया, ये संविधान जलाएंगे, हम नहीं मानेंगे बोल के आंदोलन कर रहा था। और भारत सरकार ने सपोर्ट किया वो लोग को, और लैंड वो लोग नाकाबंदी कर दिया। नेपाल में 4-5 महीना तक सब सामान बंद कर दिया। नेपाल में पेट्रोल, डीजल, गैस, मेडिसिन्स, एवरीथिंग, फूड्स एवरीथिंग क्लोज किया, वो लोग बंद कर दिया और परेशान कर दिया नेपाल को। ऐसे तो पहले भी राजा महेंद्र के पाला में भी वो लोग ऐसे नाकाबंदी किया भारत सरकार ने, और इस टाइम भी नाकाबंदी, ये 2015 का बात है। और नेपाल में इसी समय में भूकंप गया था, अर्थक्वेक, और सारा नेपाली परेशान था, खाने का रहने का मुश्किल था। उस टाइम में जो संविधान के खिलाफ में मधेसी लोग था, उसको सपोर्ट करते हुए भारत ने बहुत बड़ा मुश्किल डाल दिया था। अर्थक्वेक के टाइम में हेल्प भी किया, भारत ने हेल्प किया, बाकी कंट्री भी हेल्प किया। लेकिन उस टाइम में थोड़ा भारतीय मीडिया से नेपाली लोग परेशान हो गया, अच्छा नहीं लगा। जो भारतीय मीडिया जो एक्टिविटीज़ किया नेपाल में, जो नेपाल गवर्नमेंट का, नेपाल पुलिस का जो परमिशन इधर उधर गाइडेंस कर रहा था, उसके खिलाफ में बोला, तुम कौन है हमको सिखाने वाला बोल के पुलिस को धक्का मारा, गले पकड़ा। और ओवर स्मार्ट, ओवर एक्टिंग, एक छोटा सा चाउ नूडल्स के पैकेट पकड़ के रिवर में भाग रहा है माइक्रोफोन पकड़ के, जबकि साइड में अच्छा रास्ता है, वो लोग रिवर में दौड़ रहा है, देखो हम नेपाल के लिए ऐसा कर रहा है, ऐसा मुश्किल का सामना करके हेल्प कर रहा है बोल के एक चाउ का पैकेट, एक कार्टून रिवर में, अननेसेसरीली रिवर में भाग रहा है। नेपाल का हर चीज़ का वो लोग इंसल्ट करने के हिसाब से ऐसे ऐसे प्रस्तुत हो रहा था। उससे नेपाली जनता भारतीय मीडिया से थोड़ा नाराज़ हो गया था। अभी बात आता है, ये हमारे पास, नेपाल के पास जब प्रूफ है, उधर का नेपाली जनता टैक्स भरता है, उधर का नक्शा नेपाल के, ब्रिटिश के पास है, भारत के पास है, नेपाल के पास है, वो प्रूफ, पॉपुलेशन काउंटिंग जो ब्रिटिश इंडिया सीमा निर्धारण किया था वो उधर ही है। वो नेपाल के तरफ आके कैंप खड़ा करके बैठा है, हमारा है बोलता है। पहले क्यों नहीं बोला एक भारत का ज़्यादा लोग ये बोलता है, पहले क्यों नहीं बोला बोल के। जो राजनीतिक आंदोलन नेपाल में चल रहा था, अभी राज परिवार को अपना वो पावर बचाने के लिए मुश्किल हो रहा था, कम्युनिस्ट ऊपर आ रहा था, इसलिए आंतरिक खींचातानी, आंतरिक कला के वजह से सीमा में इतना ध्यान नहीं गया। जब उस टाइम में भारत ने बराबर अपना ध्यान उधर लगाया। अब आता है, इतना प्रूफ होने के बाद भी राजनीतिक प्रॉब्लम से नेपाल में जब गवर्नमेंट, जब फैमिली को, रॉयल फैमिली गया, राजा का शासन गया, डेमोक्रेसी आया, गणतंत्र आया, अभी बहुत ज़बरदस्त कम्युनिस्ट का सरकार है नेपाल में। इसलिए अभी जब ये मानस सरोवर जाने का रास्ता का औपचारिक उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने, उसके बाद ये बात बहुत गर्म होकर ऊपर आया और सारा नेपाली इसके खिलाफ में है। हमारे पास प्रूफ है। ऐसे तो नेपाल ने बहुत बार भारत को ये सीमा के विवाद के बारे में बातचीत करना चाहिए, टेबल टॉक करना चाहिए बोल के रिक्वेस्ट भेजा, पत्र भेजा परराष्ट्र मंत्रालय ने, लेकिन भारत ने इसको व्यवस्था करके आ रहा है, अभी तक सीरियसली नहीं ले रहा है, टेबल में नहीं आ रहा है। तो इसी मामला में अभी मनीषा कोइराला जो बॉलीवुड की एक अभिनेत्री थी, वो नेपाली वो भी एक पॉलिटिकल फैमिली की मेंबर है। वो कितना प्रधानमंत्री उनके फैमिली से हो चुका है। तो उसने, मनीषा कोइराला ने एक ट्वीट किया कि भारत, नेपाल और चाइना बस एक टेबल में बैठ के ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए बोल के। तो भारत का सारा मीडिया उनके खिलाफ बोल रहा है।
खाती भारत की, गाती चाइना की बोल के ऐसा ऐसा। ये इतना बुरा बात नहीं था मनीषा कोइराला जो बोला। तो 3 कंट्री की वो बॉर्डर 3 कंट्री का, इससे में चाइना भी उसका बॉर्डर है, नेपाल भी है, भारत भी है। 3 कंट्री का लोग बैठ के, गवर्नमेंट बैठ के उसका सॉल्व करना चाहिए, इतना बुरा बात नहीं था। इसमें भारतीय मीडिया बहुत बुरा से उसका प्रचार कर दिया और भारत का मीडिया बोलने लगा हमारे ऊपर आँख उठाने वाला नेपाल कौन है, नेपाल चाइना का गुलाम है, हमारे खा के हमारे विरुद्ध में बोलता है, इसका साहस कैसे आया हमारे से बात करने का, ऐसा ऐसा बोलता है। ये नेपाल विश्व का सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन नेपाल, गौतम बुद्ध का जन्मभूमि नेपाल है, सीता का जन्मभूमि नेपाल है और प्राकृतिक रूप में बहुत सुंदर और शांत नेपाल है और बहादुर और ईमानदार नेपाली है। ये भारत को भी मालूम है, इसलिए भारत अपने बॉर्डर के रक्षा के लिए भारतीय सेना में नेपाल को लेता है। गोरखा रेजिमेंट करीबन 50,000 के लगभग गोरखा रेजिमेंट नेपाली लोग भारतीय आर्मी में है। पाकिस्तान के बॉर्डर में, म्यांमार के बॉर्डर में, चाइना के बॉर्डर में, किधर भी नेपाली को फ्रंट लाइन में रख के भारत का सुरक्षा करके बैठा है। तो भारत को मालूम है ये लोग ईमानदार है, ये लोग बहादुर है बोल के। फिर भी ये छोटा कंट्री है, ये गरीब है, ऐसा इंसल्ट करता है। भारत में एक्चुअली नेपाल बहुत गरीब कंट्री है, हमने वो लोग को ऐसे मुफ्त में सब कुछ दिया है इसलिए ये जिंदा है, ये भारत में आके काम करके जिंदा है, ऐसा सोचता है भारतीय लोग। ये सच नहीं है। नेपाल में हर लोग का अपना ज़मीन है, अपना घर है, अपना घर में अपना ज़मीन में अपने काम करके भी गुजारा चला सकता है, शाम सुबह खा सकता है। लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने के अभिलाषा में दूसरा कंट्री में जाता है, ये सच है। लेकिन भारत नेपाल भारत का भी गुलाम नहीं है, चाइना का भी गुलाम नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, नहीं रहेगा। ये नेपाल सिर्फ भारत से नहीं कोई मुल्क से भी लड़ के मरेगा, लेकिन किसी को गुलाम नहीं बनेगा, ये हिस्टोरी है। इसलिए तो नेपाली लोग को कितना महान लोग तारीफ़ कर रहा है। जब ब्रिटिश इंडिया नेपाल के साथ वार कर रहा था, उस टाइम में ब्रिटिश ने वार करते हुए मरने वाले नेपाली लोग को सलामी चढ़ाया था और बहुत तारीफ़ कर रहा था कि ऐसा साहसी दुश्मन हमको अभी तक कहीं नहीं मिला था, हमारा उच्च सम्मान है बोल के लेख के रखा था गढ़वाल में। ये जर्मनी का एक बादशाह हिटलर ने बोला था अगर गोरखा फौज मेरे साथ होता था तो मैं सारा दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख सकता था, ऐसे प्रशंसा किया था। चाइना के माओ त्से-तुंग ने बोला था मेरे को किसी चीज़ से डर नहीं है, अगर नेपाल का फौजी नेपाली आर्मी बोलेगा तो मेरे को मोटू कांपता है, मेरा दिल धड़कता है, ऐसा बात किया था। इंडिया का एक आर्मी ऑफिसर बोला था अगर किसी को मरने का डर नहीं है बोलता है तो या तो वो लोग झूठ बोल रहा है या तो वो नेपाली होगा, नेपाली ऐसा बोल सकता है बोल के तारीफ़ किया था। और पाकिस्तान का एक आर्मी ऑफिसर तो बोला अगर गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी में नहीं होता था तो हम लोग एक दिन में वार करके दिल्ली पहुंच सकता है, ऐसे बोल दिया था। अभी 18 में, शायद 18 में होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग का जो सिंगापुर में मीटिंग था, उस टाइम में भी नेपाली को फ्रंट लाइन में रख के सिक्योरिटी दिया था। अभी चाहे अमेरिकन आर्मी में हो, चाहे ब्रिटिश आर्मी में, चाहे फ्रांस आर्मी में, यूएई आर्मी में, कहीं भी, सिंगापुर आर्मी में, मकाओ में, कहीं भी जाएंगे, नेपाली को बहुत बड़ा जिम्मेवारी देके सिक्योरिटी के लिए रखा है, इसलिए बहादुर और ईमानदार है, इसका प्रूफ हो सकता है। अब हम बोलेंगे ये सीमाना का विवाद है, ये 2 और 3 पक्ष है, जो चाइना का भी हिस्सा बनता है तो वो भी शायद बात करेगा, नहीं तो नेपाल बार बार इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहा है कि बात करके ये सॉल्व करेंगे, लेकिन भारत इंडिया ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई सीरियसली नहीं ले रहा है और इसके लिए तत्पर नहीं है। तो नेपाल के सामने अभी क्या बचता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके सारा प्रूफ एविडेंस कलेक्ट करके
देगा ये हमारा हिस्सा है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ है। इंडिया का प्रूफ क्या है? हम इतना साल से, इतना ज़्यादा साल से इधर बैठा है, यही प्रूफ है। वो बैठ सकता है, वो भी राजा महेंद्र को रिक्वेस्ट करके, थोड़ा ये चाइना के साथ वार हो रहा है, इस टाइम में हम इधर रहेंगे बोल के रिक्वेस्ट करके बैठा था। अभी इसके मतलब नहीं होता है कि वो हमेशा भारत का हो गया। तो फिर भी भारतीय मीडिया इतना शोर मचा के, इतना नेपाल के खिलाफ है, इतना तक बोल दिया एक पत्रकार मीडिया में, कल भी देखा। तो अगर भारत ने नेपाल हमारा है बोल के आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा बोल के, अगर ऐसे घमंड है, ऐसे ही चाहता है तो आप नेपाल को अपना बना के दिखा दो। नहीं तो ऐसा मीडिया वाले इतना ज़्यादा बात कर रहा है, इतना गंदे बात कर रहा है, इतना वन साइडेड बात कर रहा है जो नेपाली लोग को पसंद नहीं है। अभी अगर इंडिया नेपाल के साथ इतना दूरी बनाएगा, समझदारी में नहीं आएगा, टेबल टक नहीं करेगा और झगड़ा को और बड़ा बनाने के लिए तैयार है, तो परिणाम क्या होएगा? मैं ये थोड़ा मेरा जो दिल में आ रहा है वो बताता हूँ। भारत सोच रहा है कि भारतीय जनता तक को ये है कि नेपाल एक बहुत छोटा कंट्री है, हम एक ही दिन में खलास करता है, क्यों डरने का, उसको क्या सुनने का, वो हमको क्या कर सकता है, ऐसा ऐसा शायद भारत सरकार को, भारत को ऐसा होता होगा। लेकिन वो लोग ये समझना चाहिए कि अगर नेपाल के साथ रिश्ता ख़राब होएगा तो क्या क्या नुकसान होएगा भारत को। मैं इस तरफ थोड़ा पॉइंट करना चाहता हूँ कि भारतीय आर्मी में अभी फ्रंट लाइन में, मैं पहले भी बताया, पाकिस्तान की तरफ, म्यांमार के तरफ, चाइना की तरफ, हर तरफ नेपाली लोग जाके सुरक्षा दे रहा है। अगर भारत और नेपाल का रिश्ता ख़राब होएगा, वार होएगा या ऐसा पूरा आने जाने बंद होएगा तो वो लोग क्या होएगा? अगर नेपाल से वार होएगा और पूरा फौज को नेपाल में, नेपाल को मारने के लिए भेजेगा बॉर्डर में, तो नेपाली गोरखा रेजिमेंट क्या करेगा? क्या परिणाम भी आ सकता होगा, ये एक सोचना चाहिए। नेपाल में ऑलरेडी 2 लाख सेना मौजूद है। जो माओइस्ट था वो 10 वर्ष तक जंगल में रह के नेपाल आर्मी से फाइट करके बैठा था। वो लोग 2 लाख से ऊपर तो वो लोग है जो 10 साल बंदूक चला के बैठा था, अभी उधर ही है। नेपाल सरकार ने नेपाल के गवर्नमेंट स्कूल में अभी बेसिक आर्मी ट्रेनिंग दे रहा है, वो लोग भी अभी कैपेबल हो चुका है। तो एक परेशानी वो होएगा कि भारत में जितना भी आर्मी नेपाल से जाके है, वो लोग का विद्रोह हो सकता है। अभी बहुत जल्दी, मेरे को लगता है बहुत जल्दी भारतीय सेना में नेपाली लोग जाना बंद करेगा। परिणाम क्या होएगा? जितना भी अभी ड्यूटी में वो लोग का रिटायर्ड होएगा और नया नहीं जाएगा, तो खाली भारतीय सेना उधर रहेगा। तो चाइना से, पाकिस्तान से लड़ने के लिए वो लोग खुद भेजना पड़ेगा, नेपाली लोग उधर नहीं रहेगा, खलास होएगा, स्टॉप करेगा। छोटा देश बोलता है आप लोग, अमेरिका को देखो, क्यूबा को देखो, क्यूबा कितना छोटा है, जैसे कि भारत और श्रीलंका जैसा है। क्यूबा ने अभी तक अमेरिका के साथ डट के सामना कर रहा है, आने जाने बंद कर दिया है। अमेरिका सोचता होगा अगर हमने कुछ भी बैन कर दिया है तो क्यूबा का लोग मरेगा, ऐसा सोच रहा होगा। लेकिन क्यूबा इतना मजबूत होकर खड़ा हो गया कि अमेरिका अभी कुछ नहीं कर सकता है क्यूबा को। इतना छोटा कंट्री है, विशाल अमेरिका के पास में। और हम ये किम जोंग को भी देख सकता है, वो कितना, साउथ कोरिया कितना छोटा है और अमेरिका को कितना थ्रेट करके बैठा है। हम बड़ा है बोल के घमंड है भारत को, तो पाकिस्तान को हरा नहीं सकता है। पाकिस्तान तो छोटा है ना भारत से। तो ऐसा घमंड करना नहीं चाहिए, हम बड़ा है, हम ज़्यादा है, ऐसा करके। एक बात ये है। दूसरा बात, अगर ऐसा विद्रोह होएगा तो अभी नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो बहुमत वाला गवर्नमेंट है, सब कम्युनिस्ट का बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, तो अपोजिशन वाले उसको गिरा भी नहीं सकता है। इतना मजबूत कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो ये लोग के साथ बातचीत तो होएगा ही। और पाकिस्तान
अभी इंडिया में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा दूसरा तरफ उन लोग का ध्यान जाएगा तो पाकिस्तान भी वो मौका देख के बैठ रहा है, चांस के वेटिंग में है। और पड़ोसी वाले कोई भी खुश नहीं है। बांग्लादेश खुश नहीं है, श्रीलंका खुश नहीं है, पाकिस्तान खुश नहीं है, म्यांमार खुश नहीं है, नेपाल खुश नहीं है, चाइना खुश नहीं है। हर तरफ दुश्मनी बढ़ेगा तो क्या इंडिया सेफ रहेगा? क्या इंडिया को कोई फ़ायदा होएगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली? कितना भी बिजनेस इंडिया का बाहर जा रहा है। अभी चाइना जब ये चांस देख के बैठ रहा है कि भारत और नेपाल का रिश्ता खराब होएगा तो वो लोग बिजनेस के लिए पूरा रेडी पोजीशन में है। पहले एक ही बॉर्डर था जो तातोपानी खासा बोलता है तिब्बत का, उधर से खाली एक ही जगह से नेपाल में सामान आता था चाइना से। अभी 3 जगह से रास्ता खुला कर दिया, नेपाल से भी चाइना से भी बॉर्डर तक मोटर रोड बनाया है। चाइना ने तो जो उधर का बॉर्डर में आके बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग संरचना इंस्ट्रक्शन खड़ा करके बैठा है, वो स्टोर के लिए। उधर से आके उधर स्टोर करेगा और सामान पास करेगा बॉर्डर से। तो चाइना पूरा रेडी पोजीशन में बैठा है कि चांस देख के बैठ रहा है, अगर नेपाल भारत का संबंध खराब होएगा तो उधर का बिजनेस क्लोज होएगा तो चाइना से पूरा बिजनेस नेपाल जाएगा, चाइना को फ़ायदा होएगा। इस वजह से चाइना मौका देख के बैठ रहा है और नेपाल भारत का रिश्ता खराब होते जा रहा है। तो 3 जगह से बॉर्डर ओपन करके बैठा है, रास्ता बना के बैठा है। अभी इतना ही नहीं, ट्रेन सीधा नेपाल तक आने के लिए वो लोग काम कर रहा है, ये चालू है। और नेपाल में आके वो लोग पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन में, उत्खनन में लगे रहा है। शायद नेपाल में पेट्रोल निकालने का चांस है तो ये और स्वाभिमान ये नेपाल का इंडिपेंडेंट और मजबूत होएगा सोच के वो लोग ऐसा भी हेल्प कर रहा है। तो एक तरफ चाइना मौका देख रहा है, भारत के साथ इन लोग का बिजनेस खराब होएगा तो चाइना का साथ बिजनेस पूरा होएगा तो चाइना का फ़ायदा, ये भारत चाइना देख रहा है। भारत लैंड लॉक करेगा, नाकाबंदी करेगा, ये नहीं देगा, वही ना दे, वो नहीं देगा, ऐसा बोल के अभी थ्रेट दे रहा है। तो अभी नेपाली लोग भी समझ रहा है कि इतना ज़्यादा टाइम बार बार भारत ने इतना मुसीबत खड़ा करता है तो अभी हम उसका उसका निर्भर रहना नहीं चाहिए। एक दूसरा विकल्प चाइना हो सकता है और खुद हम भी कुछ करने का, कुछ इम्प्रूव करके जाने का है, ताकि भारत का हेल्प रुक जाएगा तो भी हम चल सकते हैं। ऐसा सबक मिला है नेपाली को बहुत बार। तो अभी तो बहुत क्लियरली नेपाली लोग ये समझ रहा है कि अभी उधर से जितना भी आता है, जैसे कि फूड्स आता है, हम इधर ही उत्पादन करेंगे। जो गांव छोड़ के सिटी में जाके बैठता था वो लोग अभी गांव वापस जाके ज़मीन जोत रहा है, खन रहा है कि हमारा जितना नेपाल के लिए चाहिए ऐसा फल फूल फ्रूट्स खान बन दाल चावल के का चाहिए, ये इधर उत्पादन करेंगे बोल के ऐसा मेंटालिटी बना के अभी नेपाल में नेपाली लोग आगे बढ़ रहा है। तो एक तो नेपाल में जितना अभी जो प्रेरणा, जो एक चेतना मिला है उसके वजह से भी भारत का बिजनेस कम होएगा। दूसरा, चाइना वेटिंग में है, अगर इधर कुछ गड़बड़ होएगा तो उधर से चांस मारेगा। ये बिजनेस के हिसाब से चाइना आगे बढ़ना चाहता है। तो भारत का हर तरफ से दुश्मनी मोल के, हर तरफ पड़ोसी वाले को नाराज़ करा के क्या फ़ायदा मिलेगा? अभी नेपाल का ये छोटा सा बॉर्डर का इशू से लेके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है नेपाल को और भारत को भी। एक सवाल में इतना छोटा बॉर्डर में चाइना बोल सकता है, दूसरा रशिया बोलेगा, अमेरिका, कौन कौन, ये इंटरनेशनल लेवल का एक प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है साना ये छोटा सा सवाल में। और नुकसान तो सबको होएगा ना। वो पाकिस्तान भी चांस का वेटिंग में है, चाइना भी चांस का वेटिंग में है, बाकी जो है वो भी खुश नहीं है, तो मुश्किल तो भारत की भी होएगा ना। और भारत में ये भी समझता है कि सब नेपाली लोग भारत आके काम करता है, ये लोग का खाने का पीने का कुछ नहीं होगा, भिखारी जैसा होगा, ऐसा सोचता है। ये बात बिल्कुल गलत है। कितना नेपाली लोग भारत में जाके काम करता है, मेहनत का कमाई खाता है। वो मनीषा कोइराला भी बॉलीवुड में काम किया। ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि अभी नेपाल में भी कितना भारतीय लोग हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस से लेके बहुत छोटा छोटा नौकरी तक करता है, बहुत छोटा छोटा काम तक करता है। फिर भी हम लोग वो लोग को इज्जत से कभी ऐसा तुम इंडियन हो बोल के डोमिनेट नहीं किया है। हम कितना दोस्त लोग के, कितना रिलेशनशिप में है। धर्म का युद्ध नेपाल में कभी नहीं हुआ है।
ये भी भारत ने जानना चाहिए कि धर्म का युद्ध हिंदू धर्म का इतना ज़्यादा बाहुल्यता है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्धिस्ट है, सब मिल के भाई भाई बन के बैठ रहा है, इतना प्यार देता है। कोई भी छोटा मोटा काम करने से बड़े काम करने तक इंडियन लोग नेपाल में है, गांव गांव गली गली छोटे छोटे जगह तक इंडियन का बिजनेस व्यापार वो लोग रहता है, काम करता है। नेपाली लोग प्यार करके अपना समझ के बैठ रहा है, कभी डोमिनेट नहीं करता है। भारत में सोचता है ये लोग खाली भारत आके काम करके अपना जीविका चला रहा है, ये लोग को भगाएंगे बोल के, कभी हमेशा कुछ भी छोटा प्रॉब्लम आएगा नेपाली लोग को भगाएंगे बोल के। उधर से पूरा नेपाली वापस आएगा तो नेपाल से पूरा भारतीय लोग इंडिया जाएगा, हिसाब तो बराबर होएगा। वो लोग उधर जाके काम करेगा, इंडियन लोग इंडिया जाके काम करेगा, नेपाली लोग नेपाल आके काम करेगा। नेपाल को इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होएगा, असर नहीं पड़ेगा, ये समझना चाहिए। और काम कहीं भी करेगा, काम करने वाले लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो जिस देश में वो लोग का कानून के अंदर रह के काम कर रहा है, वो लोग को अच्छा मानना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। छोटा या बड़ा काम करने कोई भी हो, अपना समझना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। नेपाल में ऐसे ही कर रहा है अभी तक। आप लोग को बता दो, बुरा लगेगा शायद, जब आप लोग काठमांडू एयरपोर्ट में निकल के बाहर जाएंगे तो जो भीख मांगने घूमता है ना, कितना इंडियन लोग, नेपाल में ऐसा नहीं दिखता था पहले। अभी काठमांडू में बाहर निकल जाएंगे, एक इंडियन लेडी होती है, एक बोल पकड़ के, कचौरी पकड़ के, 5-7 बच्चे पीछे पीछे रोते रोते खाली पैर चलता है। भगवान के नाम में, अल्लाह के नाम में हेल्प करो बोल के नेपाली लोग के पाँव पकड़ के 5-10 रुपये कलेक्ट करता है। ऐसा लोग को भी इज्जत देके प्यार करके रखा है नेपाल में, बुरा नहीं बोलता है ये इंडियन ऐसा वैसा बोल के। जब जितना इंडिया का मीडिया नेपाल के खिलाफ बोलता है, व्यवहार दिखाता है, इंडियन पीपल जितना नेपाली को डोमिनेट करता है। अभी जो कोरोना का प्रॉब्लम आया, कितना इंडियन ने नेपाली को उधर से निकाल दिया, रूम से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया, वो एरिया से निकाल दिया, इधर नहीं रहो बोल के। वो लोग छोटे छोटे बैग पकड़ के कितना दिन तक चल के नेपाल के बॉर्डर में आया। नेपाल से ऐसा नहीं कर रहा है। जो इंडियन लोग हैं वो लोग क्वारंटाइन में बैठे, अच्छा है, अच्छा होने के बाद जाने का ऐसा सिस्टम बनाया, प्यार से मित्र भाव से काम कर रहा है। भारत नेपाल को हमेशा छोटा भाई समझता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटा हो या बड़ा हो, ये एक कंट्री है, ये स्वतंत्र राष्ट्र है, उसको मित्र राष्ट्र कहना चाहिए और ऐसे बिहेव करना चाहिए। हम बड़ा है बोल के हमेशा डोमिनेट करेंगे तो नेपाल के तरफ अभी क्या है, भारतीय गवर्नमेंट का, भारतीय मीडिया का खिलाफ में माहौल बन रहा है। जो भारतीय मूवी नेपाल में जाता है, भारतीय सीरियल नेपाल में चलता है, उसमें नफरत हो रहा है। मोदी जो पहले बार नेपाल विजिट किया था, कितना प्यार दिया नेपाली लोग ने। जो इंडियन आर्टिस्ट लोग कभी नेपाल जाता है, कितना प्यार मिलता है, कितना सम्मान मिलता है। लेकिन भारत में छोटा सा कोई भी बहुत छोटा इश्यू में भी नेपाली लोग को हमेशा डोमिनेट करता है, भगाएंगे, ऐसा बात करता है, ऐसा सोचता है। वो अच्छा नहीं है, वो किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए मेरे को जो दिल में आया था ये बताने का था, ये सीमाना का प्रॉब्लम जो है वो अभी भारत नेपाल बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, इसको सॉल्व करेंगे बैठ के बोल के। अगर ये एग्री नहीं होएगा तो ये इंटरनेशनल लेवल में जाएगा केस। ब्रिटिश के पास गवाह है, प्रूफ है, नेपाल के पास है बहुत सारे। जो नेपाल में वो इलाका में बैठने वाले नेपाली का आइडेंटिटी है, वो लोग नेपाल गवर्नमेंट का टैक्स भरता है, पॉपुलेशन काउंटिंग में वो लोग का नाम है। वो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल का एग्रीमेंट में वो स्पष्ट महाकाली नदी सीमाना है बोल के बैठा है। अगर वो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल का एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा तो नेपाल का हिस्सा बहुत बड़ा है, ग्रेटर नेपाल बोलता था, हिमाचल तक का नेपाल का हिस्सा था। इस सवाल में भी बात उठ सकता है बाद में। नेपाल में वो इतना बड़ा इलाका को कम करके नेपाल के हिस्से में 4 जिला दिया था, 4 जिला, 4 डिस्ट्रिक्ट्स, और बहुत ज़्यादा इलाका भारत के एरिया में बनाया था वो संधि में। और ब्रिटिश इंडिया उठ के गया, अभी स्वतंत्र भारत है, वो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करेंगे बोलेंगे तो भारत ने बहुत जगह छोड़ना पड़ेगा, नेपाल के हिस्से में बहुत ज़्यादा जगह आएगा। ऐसा ना होने देने के लिए जो अभी मामला उठ रहा है काला पानी का, टेबल टक करना चाहिए।
मुश्किल है तो दूसरा कंट्री को हेल्प लेना चाहिए, तो लेना पड़ेगा तो लेना चाहिए, नहीं तो भारत नेपाल का गवर्नमेंट के थ्रू से इसका टेबल टॉक करके सॉल्व करेगा। सीमाना स्पष्ट है, बॉर्डर स्पष्ट है, नदी से जो बाद में छोटा सा ब्रांच खड़ा करके ये है बोल के दावी कर रहा है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई सत्यता नहीं है। जो उधर का लोग भी जानता है, नेपाल भी जानता है, भारत भी जानता है। छोटा देश बोल के ऐसा डोमिनेट करेंगे तो ये भारत के लिए अभिशाप, नुकसान ही होएगा। भारत का बिजनेस पूरा खलास होएगा। नेपाली लोग भारत आर्मी में जाना बंद करेगा, भारत में जाके काम करने बंद करेगा, बॉर्डर लॉक होएगा। अभी तो नेपाल में कितना ज़िला में नेपाली लोग खुद बॉर्डर लगा रहा है, अभी भारत से आगे एनिमल्स आके परेशान कर रहा है, लोग आगे इधर आके गुंडा करके जाता है, पुलिस आके इधर आके मार के जाता है बोल के अभी वो लोग अपने अपने इलाका में बॉर्डर क्लोज कर रहा है। खाली जो ऑफिशियली गेट है जिधर भारत का नेपाल का दोनों तरफ सुरक्षाकर्मी रह के गेट पास देता है, उसको छोड़ के बाकी लोग बाकी एरिया में क्लोज कर रहा है। अगर ऐसे करके जाएंगे तो भावनात्मक रूप में डिस्टेंस और ज़्यादा होएगा, नेपाल इंडिया का रिश्ता ख़राब होते जाएगा। जो एक ही कल्चर है, एक ही संस्कृति है, इधर उधर का अपना समझ के इधर उधर करता था, ये नुकसान होके जाएगा। इसका फ़ायदा नेपाल स्वावलंबी बनेगा, नेपाल में ही खुद प्रोडक्शन का काम ज़्यादा होगा, नेपाल में ही कुछ करने का नेपाली पीपल का ऐसा मानसिकता अभी उठ रहा है। और चाइना मौका देख के बैठ रहा है, चाइना नेपाल का बिजनेस और रिलेशन मजबूत होते जाएगा। इधर नेपाल का मजबूत रिलेशन ख़राब, उधर चाइना का रिलेशन ख़राब, उधर पाकिस्तान का रिलेशन ख़राब, बांग्लादेश, श्रीलंका, पूरा एरिया से भारत को दुश्मन के तरह देखेगा तो कि भारत को फ़ायदा होएगा, अच्छा होएगा? नहीं होएगा ना। इसलिए भारतीय जनता भारत गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। एक बात मैं भूल गया था, सोनिया गांधी का प्राइम मिनिस्टर होने का चांस आ रहा था, तो मोदी का एक इंटरव्यू देखा। वो सोनिया गांधी भारत की बेटी नहीं है, वो दूसरे देश की नागरिक है, अभी वो शादी करके आई है बाद में, तो प्राइम मिनिस्टर बना के हमारा भारत का ताला चाबी उसको दे नहीं सकता है बोल के मोदी एक इंटरव्यू में बोल रहा था। तो अभी नेपाली में भारतीय लोग नेपाली हो गया है, वो लोग हमारा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, प्रेसिडेंट चाहिए, आर्मी चीफ चाहिए बोलता है। और भारत उसको समर्थन किया, भारतीय गवर्नमेंट उसको समर्थन करके मधेश आंदोलन के नाम में लैंड लॉक किया, नाकाबंदी करके नेपाली को मुसीबत में डाल दिया था एर्थक्वेक के पीरियड में। ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत और नेपाल दो कंट्री, एक ही कल्चर का, एक ही धर्म का, एक ही संस्कृति का, हर चीज़ मिलता जुलता है। उधर जाता है, इधर आता है, शादी करता है, बेटी रोटी का संबंध बोल के अभी तक बोलता है। तो रिलेशनशिप भी ऐसे अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हम अभी भी ऐसा चाहता है। नेपाल ऐसा चतुराई नहीं करता है, बहुत चालाक, ओवर स्मार्ट, ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं होएगा। ये नेपाल बहादुर और अनुशासित ईमानदार है, हमेशा यही रहेगा। और चाइना का गुलाम भी नहीं है, भारत का गुलाम भी नहीं है, ये भी समझना चाहिए। जिसके साथ अच्छा रिश्ता बन सकता है बना सकता है। अभी चाइना मोटर ट्रेन का रास्ता बना रहा है, बिजनेस के लिए 3 जगह से बॉर्डर ओपन करके बैठा है। अभी ऑफिशियली वो अनाउंसिंग होना बाकी है। दूसरी तरफ भारत परेशान कर रहा है तो भारत का बिजनेस डाउन होएगा। नेपाली लोग भारत में से नेपाल आएगा, नेपाल का भारतीय लोग उधर जाएगा, हिसाब तो बराबर होएगा, बिजनेस पूरा खलास होएगा। तो नुकसान तो भारत को होएगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी है, चाइना भी कभी भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो अच्छा रिलेशन बनना चाहिए, अच्छा और मजबूत रिलेशन बनना चाहिए। हम सिर्फ नेपाल में नहीं है, विदेश में भी भारतीय नेपाली लोग मिल के काम करता है, एक ही कंपनी में काम करता है, एक ही साथ में बैठता है, अच्छा रिलेशन है। ये सब सोचना चाहिए, तो नेपाल का और भारत का, दोनों देश का कल्याण होएगा। अगर ये छोटा है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है, हम नेपाल को भारत बना सकता है, ऐसे ही घमंड दिखाने का ये एक्टिविटीज़ और ज़्यादा होएगा तो भारत को भी नुकसान होएगा।
और भारतीय मीडिया किस लेवल का है, किस तरह के बात करता है, ये सारा नेपाली जान चुका है। अर्थक्वेक के टाइम में इतना ज़्यादा हेल्प किया भारत से, हम खुला दिल से उसको धन्यवाद कहता है। भारत जितना नेपाल के मुश्किलों में साथ देता है, उसका हम खुला दिल से आभार व्यक्त करता है। लेकिन भारतीय मीडिया छोटे छोटे बात में नेपाल में आके परेशान, नेपाली को बदनाम, नेपाल को डोमिनेट, किस लेवल का, किस तरह का ये आधिकारिक मीडिया, इतना प्रोफेशनल मीडिया, पत्रकारिता का आचार संहिता क्या है, पत्रकारिता न्यूट्रल होना चाहिए या वन साइडेड किसी के ऊपर बोलना चाहिए, ये सोचने का बात है। भारतीय मीडिया नेपाली लोग पसंद नहीं करता है। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ भारतीय लोग अभी भी पॉजिटिव होइए, भारत सरकार पॉजिटिव होना चाहिए, नेपाल हमेशा पॉजिटिव है। भारत जितना भी परेशान करते जाएगा उतना ही ख़राब होते जाएगा भारत का नेपाल के साथ, और वहाँ की पड़ोसियों के साथ भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत और नेपाल का जो प्रॉब्लम है, दो कंट्री का गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट लेवल का टेबल टॉक होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये हमारा चाहना है, ये उम्मीद है, तो सबको कल्याण होएगा। इतना ही बात करता हूँ। जय नेपाल।